साथियों नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बाबू देवकीनंदन खत्री द्वारा रचित रहस्य और रोमांच से भरपूर एक जादुई कहानी चंद्रकांता संतति खंड 2 का 5वां भाग और उसका दूसरा बयान। तो आइए मज़ा लेते हैं इस जादुई कहानी का। पाठक अभी भूले न होंगे कि कुंवर इंद्रजीत सिंह कहाँ है। हम ऊपर लिखाए हैं कि उस मकान में जो तालाब के अंदर बना हुआ था, कुंवर इंद्रजीत सिंह 2 औरतों को देखकर ताज्जुब में आ गए। कुमार उन औरतों का नाम नहीं जानते थे, मगर पहचानते ज़रूर थे, क्योंकि उन्हें राजगृही में माधवी के यहाँ देख चुके थे और जानते थे कि ये दोनों माधवी की लौंडियाँ हैं। परंतु ये जानने के लिए कुमार व्याकुल हो रहे थे कि ये दोनों यहाँ क्यों कर आई। क्या इस औरत से जो इस मकान की मालिक है और उस माधवी से कोई संबंध है? इसी समय उन दोनों औरतों के पीछे पीछे वह औरत भी आ पहुंची जिसने इंद्रजीत सिंह के ऊपर एहसान किया था और जो उस मकान की मालिक थी। अभी तक इस औरत का नाम मालूम नहीं हुआ, मगर आगे इससे काम बहुत पड़ेगा, इसलिए जब तक इसका असल नाम मालूम न हो कोई बनावटी नाम रख दिया जाए तो उत्तम होगा। मेरी समझ में तो कमलनी नाम कुछ बुरा नहीं होगा। तो जिस समय कुंवर इंद्रजीत सिंह की निगाह उन दोनों औरतों पर पड़ी, वे हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगे। उसी समय दौड़ती हुई कमलनी भी वहां आई और दूर ही से बोली, कमलनी, कुमार, इन दोनों हरामखोरियों का कोई मुलाहिजा न कीजिएगा और न किसी तरह की जुबान ही दीजिएगा। अपनी जान बचाने के लिए दोनों आपके पास आइए। इंद्रजीत, क्या मामला है? ये दोनों कौन है? कमलनी, ये दोनों माधवी की लौंडियाँ हैं और आपकी जान लेने आई थी। मेरे आदमियों के हाथ गिरफ्तार हो गई। इंद्रजीत, तुम्हारे आदमी कहाँ हैं? मैंने तो इस मकान में सिवाय तुम्हारे किसी को भी नहीं देखा। कमलनी, बाहर निकल कर देखिए, मेरे सिपाही मौजूद हैं जिन्होंने इन्हें गिरफ्तार किया। इंद्रजीत, अगर ये गिरफ्तार होकर आई है तो इनके हाथ पैर खुले क्यों हैं? कमलनी, इसके लिए कोई हर्ज नहीं, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती जब तक कि मैं जागती हूँ या अपने होश में हूँ। इंद्रजीत उन दोनों की तरफ देखकर, तुम क्या कहती हो? एक, कमलनी की तरफ इशारा करके, ये जो कुछ कहती है ठीक है, परंतु आप वीर पुरुष हैं, आशा है कि हम लोगों का अपराध क्षमा करेंगे। कुंवर इंद्रजीत सिंह इन बातों को सुनकर सोच में पड़ गए। उन्हें उन दोनों औरतों की और कमलनी की बातों का विश्वास न हुआ, बल्कि यकीन हो गया कि ये लोग किसी तरह का धोखा देना चाहती है। आधी घड़ी तक सोचने के बाद कुमार बंगले के बाहर निकले तो देखा कि तालाब के बाहर लगभग 20 सिपाही खड़े आपस में कुछ बातें कर रहे हैं और घड़ी घड़ी इसी तरफ देख रहे हैं। कुमार वहाँ से लौट आए और कमलनी की तरफ देख करके बोले, इंद्रजीत, खैर, जो तुम्हारे जी में आए करो, हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। कमलनी, करना क्या है? इन दोनों का सिर काटा जाएगा। इंद्रजीत, खुशी तुम्हारी, मैं ज़रा इस तालाब के बाहर जाना चाहता हूँ। कमलनी, क्यों? इंद्रजीत, ये समय मज़ेदार है, ज़रा मैदान की हवा खाऊंगा और उस घोड़े की भी खबर लूँगा जिस पर सवार होकर आया था। कमलनी, इस मकान की छत पर चढ़ने से अच्छी और साफ़ हवा आपको मिल सकती है। घोड़े के लिए चिंता नहीं करें, या फिर ऐसा ही है तो सवेरे जाइएगा। न मालूम क्या सोचकर इंद्रजीत सिंह चुप हो रहे। कमलनी ने उन दोनों औरतों का हाथ पकड़ा और धमकाती हुई न जाने कहाँ ले गई। इसका हाल कुमार को मालूम नहीं हुआ और न उन्होंने जानने का ही कोई उद्योग किया। यद्यपि इस औरत अर्थात कमलनी ने कुमार की जान बचाई थी, तथापि उन्हें विश्वास हो गया कि कमलनी ने दोस्ती की राह पर यह काम नहीं किया, बल्कि किसी मतलब से किया है। उस मकान में गुलदस्ते के नीचे से जो चिट्ठी कुमार ने पाई थी, उसके पढ़ने से कुमार होशियार हो गए थे तथा समझ गए थे कि यह मुझे मकर में लाया चाहती है और किशोरी के साथ भी किसी तरह की बुराई करना चाहती है। इसमें कोई शक नहीं कि कुमार इसे चाहने लगे थे और जान बचाने का बदला चुकाने की फिक्र में थे, मगर उस चिट्ठी के पढ़ते ही उनका रंग बदल गया और वे किसी दूसरी ही धुन में लग गए।
कुमार चाहते तो शायद यहाँ से निकल भागते, क्योंकि उस औरत की तरफ से होशियार हो चुके थे, मगर इस काम में उन्होंने ये समझकर जल्दी नहीं की कि इस औरत का कुछ हाल मालूम करना चाहिए और जानना चाहिए कि ये है कौन। पर कमलनी को कुमार के दिल की क्या खबर थी। उसने तो सोच रखा था कि मैंने कुमार पर एहसान किया है और वे किसी तरह भी मुझे बदगुमानने होंगे। कुमार के पास इस समय सिवाय कपड़ों के कोई चीज़ ऐसी न थी जिससे वे अपनी हिफाजत करते या समय पड़ने पर मतलब निकाल सकते। कुछ दिन बाकी था जब कुमार उस मकान की छत पर चढ़ गए और चारों तरफ के पहाड़, जंगल तथा मैदान की बहार देखने लगे। कुमार को यह जगह बहुत ही पसंद आई और उन्होंने दिल में कहा कि यदि ईश्वर की इच्छा हुई तो सब बखेड़ों से छुट्टी पा कर के किशोरी के साथ कुछ दिनों तक इस मकान में ज़रूर रहेंगे। थोड़ी देर तक प्रकृति की शोभा देखकर दिल बहलाते रहे। जब सूर्य अस्त हो गया तो कमलनी भी वहाँ पहुँची और कुमार के पास खड़ी होकर के बातचीत करने लगी। कमलनी, यहाँ से अच्छी बहार दिखाई देती है। कुमार, ठीक है, मगर यह छटा मेरे दिल को किसी तरह नहीं बहला सकती। कमलनी, सो क्यों? कुमार, तरह तरह की फ़िक्रों और तरद्दुदों ने मुझे दुखी कर रखा है, बल्कि यहाँ आने और तुम्हारे मिलने से तरद्दुद और भी ज़्यादा हो गया है। कमलनी, यहाँ आकर कौन सी फ़िक्र बढ़ गई? कुमार, यह तो तब कह सकता हूँ जब कुछ तुम्हारा हाल मुझे मालूम हो। अभी तो मैं यह भी नहीं जानता कि तुम कौन हो और कहाँ की रहने वाली हो और इस मकान में आके रहने का सबब क्या है। कमलनी, कुमार, मुझे आपसे बहुत कुछ बातें कहनी हैं और इसमें कोई शक नहीं कि मेरे बारे में आप तरह तरह की बातें सोचते होंगे। कभी मुझे खैर ख्वाह तो कभी बद ख्वाह समझते होंगे, बल्कि बद ख्वाह समझने का मौका ही ज़्यादा मिलता होगा। अक्सर उन लोगों ने जो मुझे जानते हैं मुझे शैतान और खूनी समझ रखा है और इसमें उनका कोई कसूर भी नहीं है। मैं उन लोगों का जिक्र इस समय केवल इसलिए करती हूँ कि शायद उन लोगों ने, जो केवल 2-3 अय्यार मात्र है, कुछ चर्चा आपसे की हो। कुमार, नहीं, मैंने किसी से कभी तुम्हारा कोई जिक्र नहीं सुना। कमलनी, खैर, ऐसा मौका नहीं पड़ा होगा, पर मेरा मतलब ये है कि जब तक मैं अपने मुँह से कुछ नहीं कहूँगी, मेरे बारे में कोई भी अपनी राय ठीक नहीं कर सकता। और इतने ही में सीढ़ी पर किसी के पैर की धमधमाहट मालूम हुई, जिसे सुनकर दोनों चौंके और उसी तरफ देखने लगे। कुमार, इस मकान में तो केवल तुम ही रहती हो। कमलनी, नहीं, और भी कई आदमी रहते हैं, मगर वे लोग उस समय नहीं थे जब आप आए थे। 3 लौंडियाँ आती हुई दिखाई पड़ी। एक के हाथ में छोटा सा गलीचा था, दूसरे के हाथ में क्षमादान और तीसरी पानदान लिए हुए थी। गलीचा बिछा दिया गया, क्षमादान और पानदान रखकर लौंडिया हाथ जोड़े सामने खड़ी हो गई। कमलनी के कहने से कुमार गलीचे पर बैठ गए और कमलनी भी पास में बैठ गई। इस समय इन 3 लौंडियों का वहां पहुंचकर बातचीत में बाधा डालना कुमार को बहुत बुरा मालूम हुआ, क्योंकि वे बड़े ही गौर से कमलनी की बातें सुन रहे थे और इस बीच में उनके दिल की अजीब हालत थी। कुमार ने कमलनी की तरफ देख करके कहा, हाँ, तुम अपनी बात का सिलसिला मत तोड़ो। कमलनी लौंडियों की तरफ देख करके, अच्छा, तुम लोग जाओ, बहुत जल्दी खाने का बंदोबस्त करो। कुमार, अभी खाने के लिए जल्दी नहीं करो। कमलनी, खैर, ये लोग अपना काम पूरा कर रखें, आप जब चाहें भोजन करें। कुमार, अच्छा, हाँ, तब। कमलनी डिब्बे से पान निकाल करके, लीजिए, पान खाइए। कुमार ने पान हाथ में रख लिया और पूछा, हाँ, तब। कमलनी, पान खाइए, आप डरिए मत, इसमें बेहोशी की दवा नहीं मिली है। हाँ, अगर आप ऐसा ख्याल करें भी तो कोई बेमौका नहीं। कुमार हंसकर, इसमें कोई शक नहीं कि इतनी खैर ख्वाही करने पर भी मैं तुम्हारी तरफ से बदगुमान हूँ, मगर तुम्हारी बातें अजब ढंग पर चल रही है। पान खाकर, अब जो हो, जब तुमने मेरी जान बचाई है तो कब हो सकता है कि तुम अपने हाथ से मुझे जहर दो। कमलनी हंसकर, कुमार, कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि आप मुझ पर शक करें। माधवी की दोनों लौंडियों का मामला भी तो जो अभी थोड़ी देर पहले हुआ आप देख चुके हैं। मुझ पर शक करने का मौका आपको देगा, मगर नहीं,
आप पूरा विश्वास रखिए कि मैं आपके साथ कभी बुराई नहीं करूँगी। कई आदमी मेरी शिकायत आपसे करेंगे। आप ही के कई यार असल हारने जाने के कारण मेरे दुश्मन हो जाएंगे, मगर सिवाय कसम खाकर कहने के और किसी तरह आपको विश्वास दिलाऊं कि मैं आपकी खैर ख्वाह हूँ। आप ये भी सोच सकते हैं कि मैं आपके साथ इतनी खैर ख्वाह क्यों हो रही हूँ। दुनिया का कायदा है कि बिना मतलब कोई किसी का काम नहीं करता, और मैं भी दुनिया के बाहर नहीं हूँ। अस्तु, मैं भी आपसे बहुत कुछ उम्मीद करती हूँ, मगर उसे ज़ुबान से कह नहीं सकती। अभी आपको मुझसे बरसों तक काम पड़ेगा। जब आप हर तरह से निश्चिंत हो जाएंगे, आपकी किशोरी जो इस समय रोहतासगढ़ में कैद है आपको मिल जाएगी। इसके अतिरिक्त एक और भी भारी काम आपके हाथ से हो लेगा, तब कहीं मेरी मुराद पूरी होगी। अर्थात उस समय मुझे जो कुछ आपसे मांगना होगा मांगूंगी। आप मेरी बात याद रखिएगा कि आप ही के अय्यार मेरे दुश्मन होंगे और अंत में झक मार के मुझ ही से दोस्ती के तौर पर सलाह लेनी पड़ेगी। आप ये भी न समझिए कि मैं आज ही कल से आपकी तरफदार बनी हूँ, नहीं, बल्कि मैं महीनों से आपका काम कर रही हूँ और इस सबब से सैकड़ों आदमी मेरे दुश्मन हो रहे हैं। दुश्मनों ही के डर से मैं इस तालाब में छिप कर के बैठी रहती हूँ, क्योंकि जिन्हें इसका भेद मालूम नहीं है वे इस मकान के अंदर पैर नहीं रख सकते। आप मुझे अकेली समझते होंगे, मगर मैं अकेली नहीं हूँ। लौंडी, सिपाही और अय्यार मिलाकर इस गई गुजरी हालत में भी 50 आदमी मेरी ताबेदारी कर रहे हैं। कुमार: वे लोग कहाँ हैं? कमलनी: उनमें से कई आदमियों को तो आप इसी जगह बैठे देखेंगे, बाकी सभी को मैंने काम पर भेजा है। जब मैं आपकी खैर खा हूँ तो किशोरी की मदद भी ज़रूर ही करनी पड़ेगी, इसलिए मेरी एक अय्यारा रोहतासगढ़ किले के अंदर भी घुसकर बैठी है और किशोरी के हालचाल की खबर दिया करती है। अभी कल ही उसने एक चिट्ठी भेजी थी। कमर से चिट्ठी निकालकर और कुमार के हाथ में देकर, लीजिए, यही चिट्ठी है, पहले आप इसे पढ़ लीजिए, फिर और कुछ कहूँगी। कुमार हाथ में चिट्ठी लेकर गौर से पढ़ने लगे। ये वही चिट्ठी थी जिस पर पहले कुमार की निगाह पड़ चुकी थी और जिसे एक गुलदस्ते के नीचे से निकालकर कुमार पढ़ चुके थे। कुमार ने चोरी से उस चिट्ठी को पढ़ने का हाल कमलनी से कहना मुनासिब नहीं समझा और इसे इस तौर पर पढ़ गए जैसे पहली दफ़े वह चिट्ठी उनके हाथ में पड़ी हो। परंतु इस समय इस तरह कमलनी के हाथ से इस चिट्ठी को पाकर कुमार का ख्याल बिल्कुल बदल गया और कमलनी उनकी दुश्मन नहीं है, इस बात को वे अच्छी तरह समझ गए। मगर साथ ही साथ उनके दिल में एक दूसरी ही तरह की उत्कंठा बढ़ गई और वे ये जानने के लिए व्याकुल हो गए कि कमलनी और उसकी अय्यारा ने रोहतासगढ़ किले में पहुंचकर क्या किया। पाठक, शायद आप इस चिट्ठी का मजमून भूल गए होंगे, मगर आप उसे याद करें या पुनः पढ़ जाएं, क्योंकि उनके एक एक शब्द का मतलब इस समय कमलनी से कुमार पूछना चाहते हैं। कुमार: मैं नहीं कह सकता और न मुझे मालूम ही है कि तुम इतनी भलाई मेरे साथ क्यों कर रही हो, तो भी मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इस समय मुझे चिंता में डालकर दुख न दोगी, बल्कि जो मैं पूछूंगा उसका ठीक ठीक जवाब दोगी। कमलनी: आप मेरी तरफ से किसी तरह का बुरा ख्याल न रखें। आज मैं इस बात पर मुस्तैद हूँ कि अगर आपको कष्ट न हो तो रात भर जाग के बहुत कुछ हाल जो अब तक आपको मालूम नहीं है और आपके मतलब का है आपसे कहूँ, और जो जो सवाल आप करें उनका जवाब दूँ। कुमार: मुझे तुम्हारे इस कहने से बड़ी खुशी हुई। अच्छा, पहले इस बात का जवाब दो कि तुम्हारी वह अय्यारा जो रोहतासगढ़ में है और इस चिट्ठी के पढ़ने से जिसका नाम तारा मालूम होता है, रोहतासगढ़ में किस तौर पर है? जहाँ तक मैं सोचता हूँ वह भेष बदलकर नौकरी करती होगी। कमलनी: नहीं, उसने नौकरी नहीं की, बल्कि वहाँ इस तौर पर छिपकर रहती है कि वहाँ के किसी आदमी को उसका पता लग जाना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव है। कुमार: अच्छा, तो उसने ये क्या लिखा है कि किशोरी का आशिक भी वहाँ मौजूद है? कमलनी: यह कटाक्ष माधवी के दीवान अग्निदत्त पर है।
क्योंकि हम लोगों के हिसाब से वे किशोरी का आशिक है। सच्चा आशिक आपकी तरह नहीं है, मगर बेईमान अय्यारों की तरह पर ज़रूर आशिक है। कुमार: नहीं नहीं, उसे तो हमारे आदमियों ने गिरफ्तार करके चुनार भेज दिया है। कमलनी: आपका ये ख्याल गलत है। वह चुनार नहीं पहुंचा, न मालूम किस तरह उसने अपनी जान बचा ली। इसका हाल आपको लश्कर में जाने या किसी को चुनारगढ़ भेजने से मालूम होगा। कुमार: तो क्या वह भी रोहतासगढ़ पहुंच गया? कमलनी: पहुंच ही गया, तभी तो तारा ने लिखा है। कुमार: अच्छा, तो ये लाली और कुंदन कौन है? कमलनी: आपकी और मेरी दुश्मन। इन दोनों को मामूली दुश्मन न समझिएगा। कुमार: इसमें किशोरी के आशिक के बारे में लिखा है कि उसे किशोरी से बहुत कुछ उम्मीद भी है। इसका मतलब क्या है? कमलनी: सो ठीक है, अभी मालूम नहीं हुआ। कुमार: यह जवाब तुमने बड़े खुटके का दिया। कमलनी हंसकर: आप चिंता नहीं करें, किशोरी तन मन धन आपको समर्पण कर चुकी है, वह किसी दूसरे की न होगी। कुमार: खैर, जब खुलासा हाल मालूम ही नहीं है तो जो कुछ सोचा जाए मुनासिब है। इसमें लिखा है कि किशोरी ने भी पूरा धोखा खाया, सो क्या? कमलनी: इसका भी हाल अभी तक मालूम नहीं हुआ है। शायद आजकल में कोई दूसरी चिट्ठी आएगी तो मालूम होगा, बल्कि और भी कुछ लिखा है। इशारा ही भर है, असल में क्या बात है सो मैं नहीं कह सकती। कुमार: अच्छा, अब मैं तुम्हारा पूरा हाल जानना चाहता हूँ, और इसी के साथ रोहतासगढ़ में रहने वाली लाली और कुंदन का वृत्तांत भी तुम्हारी जुबानी सुनना चाहता हूँ। कमलनी: मैं सब हाल आपसे कहूँगी, और इसके अलावा एक ऐसे भेद की खबर भी आपको दूंगी कि आप खुश हो जाएंगे, मगर इसके लिए आपको 3-4 दिन तक और सब्र करना चाहिए। इसी बीच में तारा भी रोहतासगढ़ से आ जाएगी या मैं खुद उसे बुलवा लूँगी। कुमार: इन सब बातों को जानने के लिए मैं बहुत बेचैन हो रहा हूँ। कृपा करके जो कुछ तुम्हें कहना हो अभी कहो। कमलनी: नहीं नहीं, आप जल्दी न करें। मेरा 2-4 दिन के लिए टालना भी आप ही के फ़ायदे के लिए है। आप ये न समझें कि मैं आपको जानबूझकर यहाँ अटकाया चाहती हूँ। आप यदि मुझ पर भरोसा रखें और मुझे अपना दुश्मन न समझें तो यहाँ रहें। मैं लौंडियों की तरह आपकी ताबेदारी करने को तैयार हूँ, और यदि मुझ पर एतबार न हो तो अपने लश्कर चले जाएं। 4-5 दिन के बाद मैं स्वयं आपसे मिलकर सब हाल कहूँगी। कुमार: बेशक मैं तुम्हारे बारे में तरह तरह की बातें सोचता था और तुम पर विश्वास करना मुनासिब नहीं समझता था, मगर अब तुम्हारी तरफ से मुझे किसी तरह का खुटका नहीं है। तुम्हारी बातों का मेरे दिल पर बड़ा ही असर हुआ है। इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम सिवाय भलाई के मेरे साथ बुराई कभी न करोगी। मैं ज़रूर यहाँ रहूँगा, और जब तक अपने दिल का शक अच्छी तरह न मिटा लूँ न जाऊँगा। कमलनी: अहो भाग्य! हंसकर: मगर ताज्जुब नहीं कि इसी बीच में आपके अय्यार लोग यहाँ पहुँचकर मुझे गिरफ्तार कर लें। कुमार: क्या मजाल है। तो साथियों, अगले बयान में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।